ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, 0.2 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट तो u इज इक्वल टू 0 इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर गिवन है, आई कैप जे कैप में गिवन है. व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड. देखो मेरे पास एक तरीका है कि अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, कैसे, अंडर रूट ऑफ 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर जो कि 0.5 आएगा. तो एफ की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया. आपको u 0 पता है, आपको इसके अंदर टाइम पता है और मास पता है. आपको अगर यहाँ पे फोर्स पता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड 0.5 को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन आ गई, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, इसको मास से डिवाइड करके ए की वैल्यू निकाल लोगे, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, राइट. पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपना क्वेश्चन स्केलर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो अब मेरे पास जो v की वैल्यू आएगी उसकी सिर्फ वैल्यू आएगी, आई कैप जे कैप मुझे पता नहीं लग पाएगा उसमें. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि मेरे को चारों ऑप्शन किस में गिवन है, आई कैप और जे कैप में, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी मैं मैग्नीट्यूड लूँ. मैं आई कैप जे कैप में ही काम करूँगा. कैसे? मैं इस पूरे फोर्स वेक्टर को ही मास से डिवाइड कर लूँगा. तो अगर एक वेक्टर को मास से डिवाइड किया तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में आने दो, तो 0.3 को 0.2 के साथ, 0.4 को 0.2 के साथ ए वेक्टर आ गया. तो एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू आ गई इसमें. वेक्टर फॉर्म में आने तो कोई बात नहीं, स्केलर मत लो, मैग्नीट्यूड मत लो, आप इसमें वेक्टर लो. तो इसके अंदर जो वेक्टर आया वो क्या आया, ये इसका वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया. तो ए वेक्टर की वैल्यू आ गई. अब मुझे पता है v इज u प्लस ए टी, पर क्योंकि मैं अपना काम किस में कर रहा हूँ, वेक्टर में, तो v इज अ वेक्टर, u इज अ वेक्टर, a इज अ वेक्टर. तो अगर मैं u वेक्टर की बात करूँ तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन वेक्टर तो मैं निकाल चुका हूँ और टाइम आपको 6 पता है, मल्टीप्लाई करो, आंसर वेक्टर फॉर्म में अपने आप आएगा. तो स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि वेक्टर में आंसर कैसे देना है. आपने आप डिसाइड ही कर लो कि मैंने अपना काम ही वेक्टर में करना है. तो v वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, टाइम वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है. और a वेक्टर निकालने के लिए f वेक्टर को मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? कितने में हो गया था वैसे, ये किया ट्राई, हुआ भी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करो. हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें. ट्राई करें. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन का? प्लीज़, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है? तो सेकंड क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें. आयरन नेल को ड्रॉप करें और वो सैंड में गिरेगी, सैंड में अंदर धंसती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी. तो किया ट्राई, सेकंड क्वेश्चन किया था, हुआ, हो गया. तो इस क्वेश्चन के अंदर आयरन नेल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h इनटू अ सैंड बेड. ठीक है, एक नेल है और u इज इक्वल टू 0 से मैंने उसको ड्रॉप करवा दिया. अब वो नीचे गिर रही है, कितनी हाइट से नीचे गिरा, h, u क्या था उसका, 0. अब वो नीचे गिर रही है नेल, फिर वो सैंड के अंदर आ जाएगी और वो पेनिट्रेट करेगी, सैंड के अंदर घुसती जाएगी और कितना एंटर पेनिट्रेट कर गई, x. तो ये डिस्टेंस कितना है, x. x पे उसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, 0, कि अल्टीमेटली सैंड में उसको रुकना ही है. तो वो रुक गई, चली भी u इज इक्वल टू 0, लास्ट एंड भी v इज इक्वल टू 0 पे रुक गई. ठीक हो गया. हवा में डिस्टेंस कवर्ड है h और सैंड में डिस्टेंस कवर्ड है x. अब वो कह रहे हैं कि जब ये सैंड में अंदर चल रही है तो सैंड इसके ऊपर एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी, या अपोजिंग फोर्स लगाएगी, या फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, या ड्रैग लगाएगी. एक ही बात है, ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, सब अपोजिंग फोर्स एक ही बात है.
जहाँ वह ड्रैग आ जाए इसका मतलब अपोजिंग फोर्स है। तो कह रहा है सैंड ने क्या फोर्स लगाई ये तो बताओ। अब जब ये नेल सैंड में जा रही थी तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही थी, mg, और कौन सी फोर्स इसे अपोज कर रही थी, F, क्योंकि सैंड की फोर्स तो अपोजिट है, तभी तो नेल रुक गई, क्योंकि नेल के ऊपर सैंड जो फोर्स लगा रही है वो क्या लगा रही है, इसको रोकने की फोर्स लगा रही है, और जो रोकने की फोर्स है वो कितनी है, वो F है, और ये नेल कहाँ जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो आप अगर मेरे को, और जब ये यहाँ से u = 0 से ड्रॉप किया तो ये यहाँ पे आई, h डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी क्या थी सैंड की, इसकी नेल की, √2gh, क्योंकि v² - u0² 2gh से आपके पास v की वैल्यू आ गई, तो ये सैंड में एंटर करने से पहले इसकी वेलोसिटी मुझे पता लग गई। बस अब आप फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, आप एक काम करें इसमें फाइनल वेलोसिटी को 0 करें, v² - u² 2 × a × x लगाए, और x आपको गिवन है, a रिटार्डेशन होगी इसमें। तो आप इस इक्वेशन को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए a निकालें, और फिर इस v² - u² 2as में a की वैल्यू को पुट करें, आंसर आएगा f का। ट्राई करें, पहले a निकालें, और a कैसे निकलेगा, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है तो mg - f = ma वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो ट्राई करें, और पहले a निकलेगा तो उसके बाद फिर किसकी वैल्यू निकलेगी, f की वैल्यू निकलेगी, मतलब फिर आपको लगाना है v² - u² 2ax लगाना है, ऐसे किया था। तो लॉजिक देखो, बताओ इस डायग्राम को देखते हुए इक्वेशन क्या बनेगी, mg - f = ma। आंसर सही नहीं आएगा इससे, क्योंकि जब आप mg - f = ma करोगे तो आप ये बोल रहे हो कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जबकि बॉडी रिटार्ड कर रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर क्या आएगी, रिटार्डेशन। तो अब आप करो mg - f, क्योंकि एक्चुअल में mg बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है, बॉडी नीचे ज़रूर जा रही है पर f बड़ा होगा, तभी तो बॉडी रुक पाएगी। अगर mg हमेशा बड़ा रहेगा फिर तो बॉडी नीचे जाती रहेगी। तो mg - f = m × रिटार्डेशन। यहाँ से सॉल्व करके इसको इस तरफ लेके आओ, f की वैल्यू आएगी। वैसे लिफ्ट वाला केस भी लग रहा है, लिफ्ट में जब कोई बॉडी नीचे एक्सेलरेट करती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, m × g - a, पर ये रिटार्ड कर रही है तो -a विल बी नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पर आप ये लगा नहीं पाएंगे, ये ज़्यादा बेटर है करना। तो ये f की वैल्यू आ गई, तो सॉरी ये f की वैल्यू आ गई, हाँ। तब आपको क्या करना है, क्योंकि सैंड के अंदर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल √2gh है, 2 × रिटार्डेशन × x। तो आप इस वैल्यू को यहाँ से a निकालें, a की वैल्यू gh/x आएगी, इस a को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, f की वैल्यू आएगी, आंसर मार्क करें। तो आप पहले यहाँ पर क्या निकालें, a निकालें, a को यहाँ पुट करें और f की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो v² - u² 2x से आपके पास a की वैल्यू आएगी, इस a को यहाँ पुट कर देंगे, 2 नहीं आ रहा, गलती 2 लिख दिया था, क्रॉस है ये, आंसर आएगा। तो एक चीज़ नोट की आपने, पहले हमने मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया इसमें क्वेश्चन में, मोशन इन 1D का कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी करके छोड़ चुके हैं, और फिर हमने क्या लगाया, इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया। लोग पूछते थे मोशन क्यों करते हैं इतना, 3 नंबर का तो आता है, 5 नंबर का तो आता है, ये कहीं भी आता है, ये नंबरों के लिए नहीं आता, ये तो कहीं भी टपक पड़ता है। तो ये 2 साल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चार्ज पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बीच में बैठे बैठे v = u + at। आप ये लगा लें, दुनिया में कोई चीज़ अगर चल गई ना तो फिजिक्स उसके ऊपर इक्वेशन लगा देगी v u + at, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे। ये स्टेप क्लियर है? तो पहले आपने क्या निकाला, पहले आपने इस इक्वेशन से फोर्स के कॉन्सेप्ट से F निकाला,
फिर मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट से आपने ए निकाला और इस ए को यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप मेरे को ये क्वेश्चन दोगे टेस्ट में कि सर आप ये क्वेश्चन करो, तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, फिर आप कहोगे कि यार अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरे को क्यों करवा रहे हो ऐसा। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मेरा मेथड थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको पसंद भी आएगा शायद। तो करें एक बार इसका दूसरा शॉर्टकट में इसलिए, या मैंने वो मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, इसका आंसर बताता हूँ। फिजिक्स में दो चीज़ें स्टडी करवाई जाएंगी, एक सोर्स और एक एनर्जी। भरी पड़ी है, पूरी दुनिया है ही इन दो चीज़ों से बनी हुई। और आइंस्टाइन जैसा बंदा ये कह गया कि इस दुनिया में है ही एक चीज़ और वो है एनर्जी, बात ही खत्म। वो तो कहता है E=mc², पूरी दुनिया इसी में खत्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी से ऊपर कुछ नहीं है। तो यानी कि एनर्जी एक बड़ी चीज़ है। तो मान लो 1 मिनट के लिए, ये हम अगले महीने करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले, बस आपको एक ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी अपना काम कैसे करती है। ये देखो, सपोज ये नेल है, नेल को आपने ड्रॉप किया U=0, नेल h डिस्टेंस नीचे आई, ये ग्राउंड है, सैंड के अंदर नेल x डिस्टेंस नीचे चली गई, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये रूल है। अब जब आपने नेल को यहाँ से ड्रॉप किया और नेल यहाँ पे आके रुक गई, जैसे मैंने बताया। अब इस केस में एक चीज़ देखने वाली है, इसमें किसी ने पूछा सर ग्राउंड कहाँ है, नेल कहाँ गिरी। मैं कहा नेल तो मिट्टी में धंस गई यहाँ पे। तो कोई मुझे ये बताएगा कि ग्राउंड कहाँ है। ऊपर की लाइन ग्राउंड है, नीचे की लाइन ग्राउंड है, ये ग्राउंड कहाँ पे है, अर्थ कहाँ पे है। अर्थ, ग्राउंड अर्थ बोलती है। ये ज़मीन कहाँ पर है, ऊपर वाली लाइन के नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली, ठीक है। तो मैंने ये पूछा कि बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब ये नेल यहाँ पे आएगी, 0। तो फिर यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूँ। मैंने ना क्लास में पोटेंशियल एनर्जी सिखानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताया गया mgh होता है, आप सीख के आए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इस यहाँ ग्राउंड से एक बॉल को उठाता हूँ mgh। तो आपने कहा कि ठीक है पोटेंशियल एनर्जी आ गई, mgh डन हो गया। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर ग्राउंड यहाँ क्यों ले रहे हो। मैंने कहा क्यों। वो कहता आप तो 2nd फ्लोर पे बैठे हो ना, ग्राउंड तो इसके नीचे है ना, ग्राउंड फ्लोर है। ओ हाँ। मैंने कहा ठीक है यार, सड़क पे चलते हैं एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आज के बाद फिजिक्स सड़क पे पढ़ेंगे। मैं सड़क पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ mgh। वो कहता है यार यहाँ क्यों कर रहे हो, बेसमेंट में करो ना यार, वो तो और भी नीचे ग्राउंड तो वो हुआ ना जहाँ आपका वो लिंटर डाल के पूरा टाइल लगा रखी है, वो ग्राउंड है। तो मैं वहाँ गया तो किसी ने और नीचे बेसमेंट खोद रखे है, कहते वहाँ पे करो। अब मैं क्या करूँ, करते करते खोदते खोदते कितने किलोमीटर ने, कोई कहता समुद्र के नीचे तल में चले जाओ क्योंकि धरती तो वहाँ मिलेगी आपके। यार ऐसे तो यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिजिक्स के अंदर ग्राउंड कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ग्राउंड है। ऐसे तो यार तुम्हें यूनिवर्स में ग्राउंड ही नहीं मिलेगा। तुम अर्थ पे बैठे हो, तुम अगर सन पे आके देखोगे तो ग्राउंड अर्थ भी नहीं दिखेगा तुम्हें। तो ये तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ग्राउंड जो है वो आप कहीं भी ले सकते हैं, ग्राउंड कहीं भी ले सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि mgh एक्चुअल में एनर्जी नहीं है, ये एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज होती है। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ उठाते हैं तो ग्राउंड पे भी कुछ एनर्जी है, चाहे 0 है, और यहाँ भी एनर्जी है, तो उनका डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कोई एक स्टूडेंट कहता है कि यार ऐसे तो बड़ी कन्फ्यूजन है, एक पॉइंट बताओ, दुनिया का एक पॉइंट बताओ, या अर्थ पे एक पॉइंट बताओ जिसको रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे तो अर्थ का सेंटर रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है कि अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जीज निकलती हैं वो सेंटर को मान के वो निकलती हैं। अब कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो न्यूटन कहता है अर्थ के सेंटर में जाके रुकेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी का सारा मास सपोज किया जाता है उसके सेंटर पे पड़ा हुआ, जिसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। उसको हम आने वाले टाइम में करेंगे भी, पर अभी नहीं। अभी बस ये बता रहा हूँ कि ग्राउंड जहाँ इच्छा है वहाँ ग्राउंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ग्राउंड यहाँ लेता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बोलते हुए इसको नेगेटिव बोलेगा। आप ठीक बोल रहे थे, पर मैं नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में पढ़ूँ क्यों। मैं अपने क्वेश्चन जहाँ पर मेरा लोएस्ट पॉइंट होगा मैं उसी को क्या मान लूँगा। मेरे को क्या पड़ी है नेगेटिव लेने की, मैं इसी को ग्राउंड मान लेता हूँ, बात ही खत्म। अब हम ये एक कॉन्सेप्ट करेंगे एनर्जी का। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक जब ये नेल यहाँ पे थी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बोलो, mg। और अगर ये ग्राउंड माना जा रहा है तो क्या आएगा, h + x, सही है। और काइनेटिक यहाँ पर क्या थी बोलो, 0 ड्रॉप किए। टोटल एनर्जी क्या थी, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, सबको पता है।
और ये भी मालूम है सबको टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर एक बॉल को आप u = 0 से गिरते हैं और वो ग्राउंड पे आके गिरती है h डिस्टेंस पे, तो कायदे से बनता तो यही है कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम दोनों पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। आप पढ़ के आए हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यही है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आप एक बॉल को यहाँ से नीचे गिर दें, एयर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर कोई लॉस नहीं करेगी एनर्जी में, तो ऐसे केस में सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम होगी। करके देखें, ये देखो यहाँ पोटेंशियल बोलो क्या है mgh, काइनेटिक क्या है 0, यहाँ पोटेंशियल क्या है 0, काइनेटिक क्या है हाफ mv²। मान लो बॉल ने v वेलोसिटी से हिट किया, टोटल एनर्जी 0 इक्वेट करें, यहाँ पे टोटल और नीचे टोटल को इक्वेट करो, m से m कैंसल, v क्या आएगा √। तो एनर्जी कहती है तुम्हें मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोशन इन 1D क्या करोगे लगा के, मेरे से पूछो वेलोसिटी की एनर्जी 1 सेकंड में वेलोसिटी निकाल देगी, कुछ करना ही नहीं है। सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक इक्वेट कर देंगे, मोशन की इक्वेशन लगा के v² - 0² 2gh क्यों करोगे, आप ऐसे ही कर दो। और मजे की और बात है एनर्जी लगाने में, स्केलर है, इसमें डायरेक्शन चक्कर ही ना, वेक्टर ना कॉम्पोनेंट, कुछ नहीं, टोटल निकालो इक्वेट कर दो, झमेला ही खत्म है, भी आ जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है, क्योंकि मोशन का बहुत सारा काम एनर्जी ठीक कर देगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एनर्जी का काम है। लेकिन आप कहोगे अभी बात क्यों कर रहे हैं, अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन कहती है कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है। ठीक है, जो मैंने किया, क्या यहाँ पर भी सेम है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे सेम है, करके देखें। यहाँ पर पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई, बिल्कुल ग्राउंड पे पोटेंशियल बोलो क्या होगी 0, काइनेटिक क्या है बोलो 0। भाई तो रुकी गई, उसने कौन सा हिट किया, सैंड के अंदर कोई नेल हिट थोड़ा करेगी, रुकेगी, वो तो रिटार्ड कर रही है, वो तो v2gh से √2gh से एंटर करते रुकती बिल्कुल 0 हो गई, वो हिट नहीं कर रही है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 0 है। फिर आप कहोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं, क्यों अब क्यों नहीं लगा एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि दुनिया में तो सुना है एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि रास्ते में फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन होती है एनर्जी कंजर्व नहीं होती, फ्रिक्शन खा जाएगी एनर्जी आपकी। फ्रिक्शन होते हुए भैया ठीक है, हाँ तुम एनर्जी बॉल को गिरो, तुम यहाँ से एक बॉल को गिरो और नीचे बॉल गिरेगी और रोकने के लिए मैं बीच में बैठा हूँ एज अ फ्रिक्शन, और फिर तुम कहो कि बॉल की टोटल एनर्जी नीचे भी सेम रहेगी। ऐसे कैसे सेम रहेगी, मैं तुम्हारी एनर्जी खराब कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन सैंड की उसको क्या कर रही है, एनर्जी को खाती जा रही है। तो यानी कि फ्रिक्शन ने इस एनर्जी को क्या किया, इसके अगेंस्ट वर्क डन किया एक्चुअल में। और आपने ये तो सुना होगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस के लिए प्रेजेंट है, x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, F/x। बाय फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, F/x। ये फ्रिक्शन ने किया क्या, ये वर्क डन जूल में होता है वर्क डन, ये फ्रिक्शन के वर्क डन ने क्या किया, आपकी एनर्जी खत्म कर दी और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो खत्म नहीं होती एनर्जी, एक्चुअल में उसके अगेंस्ट वर्क डन किया रोकने के लिए। तो ये जूल में, और टोटल एनर्जी थी कितनी, जब ये नेल चली थी इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी इतनी थी, और फ्रिक्शन ने वर्क डन करके इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट वर्क डन किया और आपकी नेल को रोक दिया। अगर वो ना रोकती, F0 होता, फिर तो यार v वेलोसिटी से जाके हिट करती, बिल्कुल सही था। फ्रिक्शन ने इसके इक्विवेलेंट वर्क डन करके इसको रोक दिया, मैंने इक्वेट कर दिया। तो लो f की वैल्यू क्या आएगी बोलो, mgh + x डिवाइडेड बाय x। बोलो सेम आंसर आ गया, चेक कर लो, h/x + 1। मैं ये मेथड नहीं सिखा रहा आपको, मैं कोई एनर्जी कंजर्वेशन सिखा नहीं रहा, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं आया इसका सीखने का। जब हम वो चैप्टर करेंगे ना तो बिल्कुल टाइम आएगा, उस पर सिखाऊंगा क्या है। मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम में देख पा रहे हैं कि 1-1.5 महीने के बाद जो आपने मोशन और फोर्स का इकट्ठा कॉन्सेप्ट चलाया, इसी क्वेश्चन को आपने मोशन इन 1D से एंड फोर्स से सॉल्व किया, पर एनर्जी एक चुटकी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। ना उसको फोर्स चाहिए और ना ही उसे वेक्टर चाहिए और ना ही उसे मोशन चाहिए, पूरे 3 चैप्टर का काम एक स्टेप में ख़त्म कर देगी। तो फिजिक्स ऐसे चलेगी, पहले मोशन किया जाएगा, फिर फोर्स किया जाएगा, मोशन एंड फोर्स का कॉम्बिनेशन किया जाएगा, वो काम एनर्जी के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, वो काम एनर्जी से भी किया जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और जब हम एनर्जी सीख जाएंगे ना, आप
मोशन का काम काफ़ी हद तक छोड़ देंगे, आपको कहोगे ये ज़्यादा ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक इक्वल करते रहो, अपने आप आंसर आते रहेंगे, डन हो गया। ठीक है, तो ये फिजिक्स ऐसे चलेगी। अभी के लिए वो इसलिए करवाया क्योंकि मैं फोर्स करवा रहा हूँ, तो मुझे फोर्स ही करना चाहिए। फिर वर्क एनर्जी पावर में भी ये क्वेश्चन आएगा, फिर उस टाइम मैं इसको एनर्जी से करूँगा, फोर्स से नहीं करूँगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें ना जरा गिवन करो, ये एंगल 60 है, मिसिंग है, ये एंगल 60 करो, अब आएगा। ट्राई करना चाहते हो करो, ट्राई करके देख लो, अगर किसी का आंसर आता है तो ट्राई करो। की हिंट दे सकता हूं, 3 रस्सी, 3 अलग अलग टेंशन, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, और ये स्ट्रिंग अलग है। यहां टेंशन T1 T1 है, यहां टेंशन T2 T2 है, और यहां टेंशन T3 T3 है। सेम ना करना, बिल्कुल भी सेम टेंशन नहीं हो सकती इसमें। 3 रस्सियां हैं तो 3 टेंशन है, पर होगी पेयर में। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ये mg है, ये T3 है, और T2 के कंपोनेंट्स बनेंगे। कोई कहता, मुझे कोई बता सकता है T1 T3 के कंपोनेंट क्यों नहीं बनाए? T1 और T3 के कंपोनेंट क्यों नहीं बनाए? कंपोनेंट किसके बनते हैं? पर हम किसके बनाते हैं कंपोनेंट्स नॉर्मली वेक्टर में? जो वेक्टर XY प्लेन में होता है, ना प्रॉपर X में ना प्रॉपर Y में। XY प्लेन के कंपोनेंट्स बना के एक कंपोनेंट X में एक Y में, ये तो ऑलरेडी X में है, ये तो ऑलरेडी Y में है, तो इसको नहीं बनाना। किसको बनाना है? जो XY प्लेन में है, तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। तो एक कंपोनेंट T2 इंटू कॉस 60, एक कंपोनेंट T2 इंटू साइन 60। तो करें जरा ये एक, हाँ प्रिंट है, इसमें 60 डिग्री करो, क्वेश्चन में करेक्शन है, इट इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, मुझे इस चीज का आंसर दो, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान आगे, इक्वेशन बोलो, इसके नीचे और ऊपर की फोर्स बोलो। T3 इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, T3 इज इक्वल टू mg। बोलो इसके लेफ्ट की फोर्स T1 है, इस पॉइंट के लेफ्ट की फोर्स T1 है, और राइट की फोर्स क्या? T2 साइन 60। ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा लेफ्ट और राइट, तो बोलो क्या? T1 इज इक्वल टू T2 साइन 60। नेक्स्ट इक्वेशन बोलो, T2 cos 60 इज इक्वल टू क्या? T3। इस पॉइंट के ऊपर और नीचे की फोर्स भी बराबर करो, तो क्या बनेगी इक्वेशन? एक इक्वेशन ये इसके इक्वल है, दूसरी इक्वेशन ये इसके इक्वल है, तीसरी इक्वेशन ये इसके इक्वल है। देखो ना, ऊपर नीचे की फोर्स बराबर, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम रेस्ट पे है, और रेस्ट पे तभी आ पाएगा जब लेफ्ट राइट के और ऊपर नीचे की फोर्सेस बराबर है। बनाओ 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन बना के जरा सॉल्व करो, आंसर आएगा इसमें T1 का। तो इसके अंदर जो पहली इक्वेशन है वो तो मुझे दिख रही है, T3 इज इक्वल टू m3, T3 इज इक्वल टू कितना? mg। ये मेरी पहली इक्वेशन है, T3 mg। फिर दूसरी इक्वेशन है, T3 किसके इक्वल है? ऊपर T3 इज इक्वल टू किसके इक्वल? T2 इंटू कॉस ऑफ 60। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? सही है। और थर्ड इक्वेशन T1 इज इक्वल टू T2 इंटू साइन ऑफ 60। एक काम क्यों नहीं करते यार, ये T3 बराबर है, तो ऐसा करो T2 इंटू कॉस ऑफ 60 किसके इक्वल हो जाएगा? mg। इनके राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लो, T2 की वैल्यू आ गई, बोलो कितनी? mg डिवाइडेड बाय कॉस 60। इस T2 को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, T1 इज इक्वल टू T2 क्या है?
एम जी डिवाइडेड बाय कॉस 60 इंटू साइन 60। T1 की वैल्यू क्या आएगी, एम जी इंटू tan 60। मार्क कर लो जरा आंसर, tan 60 √3 होता है आंसर, चेक कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऊपर और नीचे के फोर्सेस को एड करके आंसर आएगा। क्या करूं, फिर से बोलो। कैसे करना है इक्वेशन समझ में आ रही है सबको, ठीक है, यहां तक ध्यान आगे, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो यहां से इन इक्वेशंस को इक्वेट करो, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है, अभी नहीं करनी। फिफ्थ करना है, लेकिन यहां पर ना एक काम करो, फिफ्थ के अंदर लिखो दी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू ब्लॉक्स की जगह दी रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू व्हाट। करेक्शन करो, अब क्वेश्चन पढ़ो, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वेश्चन पढ़ो। चीज़ का आंसर दो प्लीज़, मेरे को एक चीज़ का आंसर दो। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, जैसे ये 2m है और ये m, ऐसे सेम क्वेश्चन लेता हूँ, और मैंने यहाँ से इकट्ठी फोर्स लगाई F एंड F, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। याद है दो ब्लॉक्स की कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते थे, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अंदर ही अंदर एक बक्सा दूसरे के ऊपर और दूसरा पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। जो भी ये बॉक्स इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो रेशियो किसके इक्वल होगी, बोलो। कॉन्टैक्ट फोर्स की रेशियो यहाँ पे किसके इक्वल होगी? नहीं मतलब इक्वल मतलब मेथड नहीं पूछ रहा, 1:2, 2:1, 1:1 या पता नहीं। दो बॉक्स आपस में पुश हो रहे हैं, इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो कॉन्टैक्ट फोर्स की जो रेशियो है, जो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे और दूसरा पहले ब्लॉक पे लगाएगी, उसकी रेशियो क्या है? 1:1 लग रहा है, किसी को 2 लग रहा है, 3 भी लग रहा है, 4 तो नहीं लग रहा। आंसर 1:1 है भाई। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये इसके ऊपर भी सेम ही तो फोर्स लगाएगी, तो अंदर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो रेशियो 1:1 है। आप ये कहेंगे फिर इसमें आंसर 1:1 क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डायग्राम कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है। एक्चुअल में इकट्ठी फोर्सेस लग ही नहीं रही हैं। एक्चुअल में दो केस हैं। वो ये कह रहा है कि इन दो ब्लॉक्स को टेबल पे रखा, पहले F को किस पे अप्लाई किया? 2m पे। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा 2m एंड m पे, पहले फोर्स किस पे अप्लाई की? 2m पे, केस नंबर 1। एक काम करो, इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लो।
फिर फोर्स किस पे अप्लाई की, एम पे। ये दो अलग अलग केसेस हैं जिनको मर्ज करके एक डायग्राम बना रखा है, या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे इकट्ठी फोर्स लग रही है, इकट्ठी नहीं है। एक बार फोर्स 2m पे लगाओ, एक बार फोर्स m पे लगाओ, इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, और फिर उन दोनों की रेशियो निकालो। करो स्टार्ट, अब स्टार्ट करो। फिर कुछ हिंट तो गिवन नहीं होगा कि क्या होगा, फिगर कुछ तो गिवन होगी, ऐसे नहीं है। पर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अगर ज़्यादा ध्यान से ना पढ़े। ऐसा लगता है कि एफ एंड एफ इकट्ठा है। पहली बार मेरे को भी लगा था एफ एंड एफ इकट्ठा है। ठीक है, दो केस हैं, करें स्टार्ट, ध्यान आगे दो। सबसे पहले ना एक काम करो यार, तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए होती है, तुम एक्सेलरेशन के लिए लंबा काम मत करो, सीधा बोलो एक्सेलरेशन क्या है। टोटल फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन आ गई। ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। सिमिलरली इसके अंदर भी बोलो, सेकंड केस में एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी, F डिवाइडेड बाय कितना, 3m। कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है। अच्छा, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लो T ले लेते हैं, चलो T एंड T, और ऐसे इसके अंदर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, T डैश एंड T डैश। तो आपको रेशियो निकालनी है T और T डैश की, निकाल लो। T कैसे निकलेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, M का बनाते हैं, M का। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं M मास का बनाऊं तो मेरे पास डायग्राम कैसा बनता है, इसको ध्यान से देखो। ये देखो, इस M की बात कर रहा हूं मैं, ये मास क्या है, M। ये M मास कहाँ जा रहा है, राइट। कौन इसको राइट लेके जा रहा है, T, क्योंकि टेंशन, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको राइट लेके जा रही है विद A। अगर मैं इस मास की बात करता हूं 2m लेफ्ट जा रहा है, कौन लेफ्ट लेके जा रहा है, T डैश। तो ये क्या वैल्यू है, T डैश, और ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सीखे थे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, M मास राइट जा रहा है और वहाँ से 2m मास लेफ्ट जा रहा है। मैंने जानबूझ के वो ब्लॉक लिया जहाँ फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि जहाँ फोर्स नहीं लग रही वहाँ T लग रहा है और मेरे को T की रेशियो निकालनी है। हालांकि मैं ले सकता हूँ, मैं इसके साथ भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ, थोड़ा लंबा पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू एम ए, और इसकी क्या बनेगी, 2m इंटू ए। एक काम करो, A की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी, F डिवाइडेड बाई कितनी, 3m। लो T आ गया, और यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2m इंटू ए की जगह F डिवाइडेड बाई कितनी, 3m। M से M कट गया, T डैश आ गया। अब T और T डैश को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ये आएगा आंसर आपका 1:2, पता नहीं क्या आ रहा है इसमें। मेथड समझ में आ रहा है कि पहले आपने फोर्स F जो है एक बॉडी पे लगानी है, फिर दूसरी पे लगानी है। कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है देखने में और सुनने में कि शायद सेम होगी, जबकि बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। आप चेक कर रहे हैं, अगर आपने फोर्स 2m पे लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज होगी, अगर आप सेम फोर्स m पे लगा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स उसमें भी चेंज होगी। तो आपने कॉन्टैक्ट फोर्स की रेशियो निकालनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लगाना है इसमें लॉजिक? टू आ रहा होगा, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, कैसे सोचना है इसमें। देखो A तो निकल ही आएगा, और अगर आपको पहला लेक्चर याद है तो दो ब्लॉक्स की कॉन्टैक्ट फोर्स हमने निकाली थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम शॉर्ट टेस्ट है, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि संडे के टेस्ट से पहले रिहर्सल टेस्ट तो लेने पड़ेंगे यार, संडे को तो ना सीधा बन जाओगे। तो आप पहले 10 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव जो आपने क्लास में किया आप वो रिवाइज कर सकते हैं, उसी के बेस पे होंगे, कोई नया नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक हैं, कि जैसे वो पुली वाला सिस्टम है, ब्लॉक से कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव है इस बार। एंड 2 क्वेश्चन पक्के दूंगा, 2 क्वेश्चन पक्के दूंगा, 3-3 नंबर के कर सकते हो, 6 नंबर पक्के हैं। प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज
रियल लॉ ऑफ मोशन जो लास्ट टाइम किया था, और दूसरा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये हर हालत में दोनों देने देने हैं। तो अब कराओ तो यार, 6 पक्के हो गए नंबर, 10 की तो मेहनत कर लो। 6 तो यार पेपर ही बता दिया ना, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, कराओ। नेक्स्ट ये लो, सिक्स्थ है ना नेक्स्ट ये हाँ, याद है वो फायरमैन ऊपर नीचे चढ़ता है, सेम वैसा क्वेश्चन है, करो ट्राई। एक रस्सी के ऊपर फायरमैन ऊपर चढ़ रहा, नीचे उतर रहा है, इसमें ऊपर ही जगह शायद नीचे उतर रहा है। चेक करो, ये क्वेश्चन बनाओ। हमने स्ट्रिंग्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए। जब कोई मंकी या मैन ऊपर चढ़ता है और नीचे चढ़ता है, नीचे उतरता है, तो क्या इक्वेशन लगती है इसमें? क्वेश्चन है, अ मैन वॉन्ट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, ब्रेकिंग लोड फॉर द स्ट्रिंग इज 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द मैन। वेट ऑफ द मैन अगर mg है, ये ब्रेकिंग लोड क्या होता है? कितना वेट वो रस्सी टॉलरेट कर पाएगी, क्योंकि अगर वेट इससे ज़्यादा हो गया तो वो टूट जाएगी। तो फिर ये क्या है? टी मैक्स। ये टेंशन नहीं है, ये मैक्सिमम टेंशन है। तो मैक्सिमम टेंशन वो टेंशन होती है जिसके ऊपर रस्सी टूट जाती है। तो ये क्या है? ये टी मैक्स है, और टी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2/3 ऑफ mg। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कहाँ उतरना है? नीचे। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो ये बताओ। तो क्या करवाया था, अगर कोई बंदा नीचे उतरता है, उसका वेट कितना है? mg। टेंशन रस्सी की कहाँ होगी? ऊपर। और अगर वो नीचे उतरता है तो फिर रेशियो क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे की फोर्स mg माइनस टी इस m में। क्या स्टेप क्लियर है? mg माइनस टी इस m में नीचे उतर रहा है। और आपको ये भी क्लियर होगा फिर, अगर मैं यहाँ पर टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूँ, तो अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इनका डिफरेंस छोटा आएगा, तो ए ऑटोमेटिकली क्या आएगा? मिनिमम। तभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कि अगर ये बड़ी वैल्यू होगी, इनका डिफरेंस छोटा आएगा, तो ए भी छोटा आएगा। और मैक्सिमम टेंशन आपको क्या गिवन है? 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द मैन, 2/3 ऑफ mg। तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ए मिनिमम। तो यहाँ से ए मिनिमम की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी? g/3। स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये लो,
सर हैं वो अपने फोर्स के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें प्लीज़। कर दिया कि किसी किए स्टार्ट हो रहे हैं? ठीक है, जहाँ कहेंगे मेरे को दिखा देना। उसमें 2-3 प्रॉब्लम बहुत टिपिकल है, वो शायद नहीं होंगी, वो अगली बार क्लास में वैसे करवाने वाला हूँ, क्योंकि कम से कम 10 लोग डाउट पूछने वाले हैं उस क्वेश्चन को लेके। तो 2-3 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन हैं, मैं क्लास में करवा दूंगा ताकि एटलीस्ट लोगों के डाउट्स कम हो जाएंगे। बाकी आप एक बार ट्राई करेंगे जितने भी हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम ना लगाएं, इसको ख़त्म करें, क्योंकि फ्रिक्शन स्टार्ट होगी तो फ्रिक्शन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसके बाद एकदम फ्रिक्शन खत्म होगी एक हफ्ते के अंदर, तो फिर सर्कुलर स्टार्ट हो जाएगा, फिर सर्कुलर के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वर्क पर एनर्जी के तो 300 क्वेश्चन है, तो मतलब उसमें तो आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा। सितंबर के अंदर आपका बैकलॉग हो जाएगा, आपके सभी के स्कूल के अंदर पेपर है, 15 दिन आप ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से कम करने स्टार्ट कर दोगे, हर साल का ट्रेंड है, बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। मेरा कोर्स तो नहीं रुकेगा, मैं तो आगे चलता जाऊंगा, तो 250-500 क्वेश्चन का बैकलॉग इकट्ठा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ, सितंबर मंथ के अंदर बैकलॉग इसलिए थोड़े इकट्ठे होते हैं क्योंकि वैसे मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, मैं स्पीड को सितंबर में थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता हूँ। जब आपके एग्जाम्स हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं नॉर्मल रखूँगा ताकि क्लास के अंदर ही अपना काम खत्म कर लें, और बहुत ज़्यादा होमवर्क की तरफ नहीं रहता, मैं टेस्ट की तरफ भी नहीं रहता सितंबर 5 से लेके 20 तक, क्योंकि आपके सभी स्कूल में एग्जाम्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वहीं फोकस करो, तो उसका जो काम है वो आप अच्छे से पेपर दो। पहला पेपर है आपका 70 नंबर का, 70 मार्क्स का। बॉडी जिसका मास 2 kg है ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो नॉन मेडिकल वालों को तो करवाते होंगे मैथ्स में, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, नॉन मेडिकल में होता है ऐसा, हो गया। चलो नहीं भी हुआ तो एक्स टी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये होता है, मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, तो मतलब एक्स इंटू टी नहीं है, एक्स टी पे डिपेंडेंट है, ऐसा हमने शायद मोशन के अंदर भी सीखा था। और ये एक्स की वैल्यू है, ये तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, अदरवाइज वो पी क्यू आर की वैल्यू आपको दे रहा है, पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5 है, ये देखो ये बनेगा 3 4 5 पुट करके ये एक्स बनेगा, एक्स की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है आपको? फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में फोर्स क्या एक्ट करेगी? मुझे एक बात बताओ, मास तो आपको गिवन है, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन बता दूं 2 सेकेंड पे तो फोर्स आ जाएगी। अब x से a कैसे निकलता है? x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो क्या निकलेगा? v, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? a। तो यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, एक बार करेंगे तो v निकलेगा, दूसरी बार करेंगे तो a निकलेगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, चेक करें, ये a आ रहा है, मैंने सीधा कर दिया, a आ रहा है। अब आप इसमें टाइम को 2 सेकेंड पुट कर लें तो a की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड पे, इसको मास से मल्टीप्लाई कर लें तो फोर्स की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड पे, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है? आधा क्वेश्चन तो मोशन का यूज हो रहा है, आधा तो कैलकुलस और मोशन है, और फोर्स में तो कुछ भी नहीं है। फोर्स में तो पूरे चैप्टर में ही एक ही चीज है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, कुछ नहीं। फोर्स तो कुछ कर ही नहीं रही इसमें। आप अगर ये देखें, कोई कहता है जी फोर्स का चैप्टर चल रहा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, कह रहे बड़ा मुश्किल फोर्स, मैंने कहा कैसे? कहते कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, मैंने कहा फोर्स थोड़ी ना है, वो तो वेक्टर्स है। तो बेसिकली आप आधा काम वेक्टर से करते हैं, बचा कुचा काम मोशन से करते हैं, और फोर्स में तो एक ही चीज लगाते हैं, बड़ी में से छोटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ये चैप्टर एक ही क्वेश्चन से बना हुआ एक्चुअल में। नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो वही चीज चल रही है बार बार, ठीक है? यहां तक कोई डाउट इसमें? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें ट्राई। एक बॉल है, ये यू वेक्टर है, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। करो, ट्राई करो। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि आपको मास ऑफ बॉल गिवन है,
इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर गिवन है। आप मुझे एक बात बताओ, इनके वेक्टर्स की शक्ल देख के आप क्या समझते हैं? मतलब ये वैल्यूज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, बॉल कैसे जा रही है? पता लग रहा है इसमें साफ? आप हो सकता है ध्यान से ना देखें पर मेरे को दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में नहीं और है मतलब, लेकिन कुछ और एक्सप्लेन करो ज़्यादा। बॉल कैसे जा रही है? ना, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐसे जा रही है कि एक्स में जा रही है? या पॉजिटिव एक्स में रही है कि नेगेटिव? और अब वापस वाई में नहीं जा रही? देखो y तो कांस्टेंट है, जाते हुए भी y की वेलोसिटी कांस्टेंट है, j कैप है, आते हुए भी 4 j कैप है। y में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो y में तो अगर बॉल गई और वापस आई, y में तो कुछ चेंज है ही नहीं। x एक्सिस देखें, 3i कैप का मतलब पॉजिटिव x माइनस 3i कैप का मतलब नेगेटिव x, यानी कि अगर वो ज़मीन ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं कुछ डिस्टेंस ऊपर आ जाऊं तो y तो कुछ कवर होगा, लेकिन बॉल कैसे मूव कर रही है, इसकी जो रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है बॉल, तो ये x में वापस आ रही है, जा भी x में रही है, वापस आ भी x में रही है। तो रीबाउंड ऐसे लग रहा है, रीबाउंड होके वापस आ रही है, कहीं टकरा के वापस आई है, गई x में, वापस माइनस x में। ये वैसी बात कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे आपको, मतलब आपको फिगर्स देखने भी आने चाहिए, मतलब आपको पता लगना चाहिए कि ये फिगर्स ये शो करती हैं, ठीक है? आपको चाहिए नहीं, वैसे पूछा था। क्वेश्चन है क्या निकालने? चेंज इन मोमेंटम, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो बोलो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर होगा क्या? m इंटू वी वेक्टर माइनस m इंटू यू वेक्टर। फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, तो m बाहर आ गया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। m वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 150 ग्राम है 1000 से kg। v वेक्टर क्या है? माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस u वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। करो माइनस और ऑप्शन मार्क कर लो, करो माइनस और ऑप्शन मार्क करो। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर है, दैट इज फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। करो माइनस और ऑप्शन मार्क करो। ठीक है, वाई में मूव कर रही है पर वाई में चेंज नहीं हो रही ना। इनिशियल वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। क्या ऑप्शन आ रहा है? सी आ गया सबका? ठीक है, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th किया हुआ है, वैसे देखते हैं कितने को याद है, करना ट्राई। मिलता जुलता क्वेश्चन, क्या मिलता गया? यही क्वेश्चन किया हुआ है शायद, लिफ्ट में डाल दिया। हाँ, इतना ही तो फर्क है, आपको याद आ रहा है। हाँ, क्या हुआ है, ट्राई करो, क्या आंसर है देखो। हमने ऐसे किया था, मुझे याद है कि अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में थीटा एंगल पे एक ब्लॉक को रिलीज किया
और लेट अस सपोज ये डिस्टेंस L है, तो इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g साइन थीटा, और u क्या है 0, कोई लिफ्ट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये बॉडी कब नीचे आएगी, अप्लाई करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आएगी 2L बाई जी साइन थीटा। ये लो, ये टाइम आएगा, इतने टाइम में बॉडी नीचे आएगी। ये करवाया था है ना, ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ है। वो ये कह रहा है कि पूरा सेटअप, ये पूरे का पूरा सेटअप उठा के किस में डाल दो, एक लिफ्ट में डाल दो। और लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, आप बिना लिफ्ट के ना आंसर निकाल लो। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो वहाँ जी माइनस ए कर लो, और ऊपर एक्सेलरेट कर रही है जी प्लस ए, यहाँ पर नीचे कर रही है तो आंसर जी माइनस ए, डी ऑप्शन आ गया, डन हो गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी नहीं करना, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगी तो जहाँ जी दिख रहा है वहाँ जी माइनस ए कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है कि कैसे करना है, किया था आपकी कॉपी में, नोट भी है किया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्या हमने 10th क्वेश्चन किया हुआ है, क्या हुआ है, कॉपी में किया हुआ है आपकी, क्या हुआ है, याद करो 2 बार किया है कि अगर मान लो ये जो एक ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है विद जी साइन थीटा या एम जी साइन अल्फा, और मैं क्या करूं, इस ट्राइंगल को एक्सेलरेट करूं सच दैट ये ब्लॉक नीचे ना आए। जब मैं इस ट्राइंगल को आगे एक्सेलरेट करूंगा तो सूडो फोर्स पीछे एक्ट करेगी, कितनी, एम में, याद है की है। तो अल्फा अल्फा से ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस अल्फा, और अगर एम ए कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा के इक्वल हो जाए तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इक्वेट करके आंसर क्या आएगा, जी टेन अल्फा। अपनी कॉपी चेक करो, जी टेन थीटा मैंने 2 बार करवाया ये क्वेश्चन, जी टेन थीटा याद आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये रिपीट है 10th 11th। यहां बनाता हूं 11th क्वेश्चन के अंदर, देखो 11th क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि ये एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, इस इंक्लाइन प्लेन में मुझे आंसर दो कि अगर ये थीटा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है, mg है, ब्लॉक का वेट mg है, सच दैट अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करूँ जो हर बार ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस डायग्राम में ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और अगर ये थीटा तो ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा, mg साइन। और मैं अगर कुछ भी ना करूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बोलो किसके इक्वल है, mg cos अल्फा, यार बिल्कुल क्लियर है, ये वेक्टर इसके इक्वल है, बात खत्म। क्योंकि बॉडी की मोशन तो इस एक्सिस में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स हमेशा इसको क्या करती जाती है, बैलेंस करती जाती है। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर दी, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल है। तो इसमें मैंने इस तरीके से फोर्स अप्लाई की F, ये F है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले ना एक पॉइंट को समझ लो, अगर मैंने यहाँ फोर्स वेक्टर अप्लाई किया तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर रुक गया, वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ये रुक गई। अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ एक्स एक्सिस खत्म हो गया, आगे एक्स नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा।
तो आप इस वेक्टर को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इस वेक्टर को ये लो आगे की तरफ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आपने एफ वेक्टर को आगे ले गए। जैसे याद है वो प्रोजेक्टाइल जमीन में गिरता था तो वी वेक्टर ग्राउंड के अंदर ले जाते थे एंड में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। तो ये थोड़ा है कि वो ग्राउंड के अंदर जा रहा है, वो तो फिर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये डायरेक्शन एक्स है तो फिर एक्स के एक्स पूरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक फायदा है, फायदा ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका एक कंपोनेंट, ये देखो अगर ये थीटा है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या है, थीटा है। तो एफ का एक कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा, बोलो क्या, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, बोलो कितना, एफ। बस अब बोलो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन एल्फा, मतलब थीटा एल्फा, थीटा चल रहा है, अच्छा थीटा है, ओके यहाँ पे थीटा कर लो, फिर ये लो ऐसे, ये लो ऑप्शन है, चेक कर लो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एफ वेक्टर के भी आपने क्या ड्रॉ कर लिए, कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर ले। देखो जब भी ये इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस हैं और कोई भी फोर्स एक्स पे चल रही है, उसके इंक्लाइंड के साथ कॉम्पोनेंट्स तो बनने ही बनने हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो चल ही इस एक्सिस पे रहा है, तो हमें इसके कॉम्पोनेंट तो यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। तो हमें कैसे पता लगेगा कि एफ आगे लेके जाना है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो ब्लॉक के अंदर से घुस जाएगा, बाहर निकल आएगा, और फिर ये भी दिमाग में लगाओ कॉम्पोनेंट्स बनेंगे कैसे। हम तो अगर मैं क्वेश्चन अभी 2 मिनट में दोबारा पूछूंगा तो समझ में आ गया ना कैसे, तो ऐसे, बस जैसे ऐसे तो वैसे ही हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इसे प्रैक्टिस बोलते हैं और इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन सीख लिया, तो हमारे खाते में एक और क्वेश्चन आया, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका ये तोड़ निकलेगा। यही काम है क्लास लगाने का, मतलब यही है कि आपको सपने में जो चीज़ नहीं आती वो आपको क्लास में समझ में आएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि चीज़ों पे थोड़ा सा हाथ बैठ जाए। ठीक है, हालांकि अगर आप स्कूल लेवल की बात करते हो तो स्कूल लेवल में 6 नंबर से ऊपर फोर्स नहीं आएगा, 6 नंबर का आता है। फाइनल के अंदर तो शायद 5 नंबर का ही आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी फिजिक्स है, इसमें 5-7 नंबर ही आते हैं। बट कंपटीशन को भी छोड़ दिया जाए, कंपटीशन के अंदर भी फोर्स फ्रिक्शन सर्कुलर में से एक ही क्वेश्चन आना है, नीट में 2 आने हैं और मेंस में एक ही आना है, इस पूरे महीने के अंदर से एक क्वेश्चन निकलेगा। तो फिर क्यों इतना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि फिजिक्स के 2 पिलर हैं, फोर्स एंड एनर्जी, तो इसके ऊपर गेम चलेगी। आप इसे अंदाज़ा लगा लो, हमें फोर्स फ्रिक्शन सर्कुलर करने में 1 महीना लगेगा, 10 दिन तो हो चुके, और 20 दिन और लगा लो, 1 महीना फोर्स, बेसिक फोर्स सीखने में, फ्रिक्शन सीखने में, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स सीखने में, सर्कल में सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल फोर्स सीखने में, और उसके बाद +2 के अंदर एक चैप्टर 2 महीने का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीखने में, फिर मैग्नेटिक का 1 महीने का काम है +2 का मैग्नेटिक फोर्स सीखने में। उनके क्लास में आजकल फोर्स ही चल रही है, मैग्नेटिक फोर्स करे जा रहे हैं बैठ के, वो फ्लेमिंग के रूल आपने 10th में भी किए थे। तो मैंने क्या बताया, फोर्स एक बहुत लंबी जर्नी है, तो कहने का मतलब कि हर चीज़ में फोर्स है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये इसलिए करवाई जा रही है ताकि वो ये सारे क्वेश्चन ना रेपिटेशन में रहेंगे 2 साल, तो एक एक चीज़ वही चीज़ बार बार आती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बार बार ज़्यादा दिखाई जा रही है। नेक्स्ट 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th देखो प्लीज। 12th, एक रस्सी एक टेंशन, ये रस्सी गई, ये रस्सी गई, ये रस्सी गई, टेंशन TNT TNT TNT, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके जाएगी, mg साइन थीटा। मान लो ये एक्सीलरेशन a के साथ नीचे आ रहा है और ये लेफ्ट जा रहा है, बनाओ इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg साइन थीटा माइनस t इज ma, और इसकी क्या बनेगी, t इज इक्वल टू ma। करो सॉल्व, बनाओ इक्वेशन, आंसर मार्क करो। फ्रिक्शन नहीं है,
इक्वेशन तो क्लियर है। इसके जो ये वाला केस है इसमें इक्वेशन इस पे बनेगी, क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम ए, और इसके लिए सिर्फ टी इज इक्वल टू एम ए। सॉल्व करो, ए और टी में से टी निकाल लो, आंसर टी निकालो, ऑप्शन मार्क करो, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में एक वर्ड ना ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हर जगह बहुत यूज होता है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in L। 1 in L का मतलब साइन थीटा इज 1/L। जब ये वर्ड आएगा ना फिजिक्स में 1 in L मतलब साइन थीटा 1/L है। वो कभी कभी यूज करेगा कि इंक्लाइन प्लेन है 1 in 4 साइन थीटा 1/4, 1 in 5 साइन थीटा 1/5। तो याद रखना ये इसका मतलब साइन थीटा के बना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सेलेरेशन बतानी है क्या होगी कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। क्या आंसर मार्क करते हो, कितनों का आ गया, सेम ही तो है। देखो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, ये नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी, एम जी साइन थीटा, है ना, ये किया हमने एम जी साइन थीटा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेलरेट करूँ, तो मैं इसे एक्सेलरेट करता हूँ ए, ताकि इसके ऊपर क्या लगे, सूडो फोर्स लगे, कितनी, एम ए। इस ब्लॉक का मास एम है, ताकि इसका एक कंपोनेंट यहाँ काम करे, एम ए कॉस थीटा। कई बार हमने क्वेश्चन किया, और मैं अगर चाहता हूँ कि ब्लॉक नीचे ना आए तो ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, जी टैन थीटा। रिपीट है, कई बार किया हमने, जी टैन थीटा। पर ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे है, क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा आपको गिवन है 1 in L। तो आप साइड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ये 1 है, ये L है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं और पाइथागोरस से टैन थीटा की वैल्यू निकाल लें जो कि ये है। तो इस टैन थीटा को यहाँ पे पुट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g इंटू 1/√L² - 1 इज द आंसर। ऑप्शन मार्क कर लें, ऑप्शन मार्क कर लें। मतलब आधा क्वेश्चन वही है, जी टैन थीटा, बस फर्क ये है कि साइन थीटा की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, टैन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आती है सबको ना, साइन से टैन निकालना आता है, पुट कर लेना आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट शीट नंबर 14, नेक्स्ट शीट क्वेश्चन नंबर 1। करो ट्राई।
ये आपको जेई मेंस और नीट दोनों में मिलेगा क्वेश्चन, इसको चेंज करके पूछा गया है, आपके पीवाईक्यू के अंदर मिलेगा। पार्टिकल जिसका मास 5 kg है वो ना रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। इट इज एक्टेड अपॉन टू फोर्सेज F1 एंड F2। ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर गिवन है कोई इस डायग्राम। F1 वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है, F2 कहता है मुझे पता नहीं वैल्यू क्या है। पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A इन द डायरेक्शन एज शोन। देख रहे हो एक्सेलरेशन यहाँ लगेगी, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अगर इस तरफ है तभी तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है। उल्टा भी ट्रू है, अगर नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इन दोनों का वेक्टर सम भी इसी तरफ है। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन है, बताओ एक और फोर्स लगानी है F3, किस डायरेक्शन में लगाएं, उसकी वैल्यू क्या होगी टू मेक एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो। मुझे एक सिर्फ लॉजिक बताओ कि वो ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट जो कि क्या होगा F12 वेक्टर, वो यहाँ आएगा पैरेललोग्राम लॉ से। F3 वेक्टर कहाँ लगाऊं कि इसकी नेट एक्सेलरेशन जीरो आ जाए? F12 वेक्टर के एग्जैक्टली ऑपोजिट लगाऊं। क्या ये बात मानते हो? ताकि नेट वेक्टर्स कैंसिल होने की वजह से नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो। तो अगर मैं आपको ये वेक्टर की वैल्यू बता दूं तो ये तो आ ही जाएगा। कैसे? नेगेटिव वेक्टर इक्वल नहीं नेगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगा देना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी और नेगेटिव वेक्टर का काम करेगी। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम ये वेक्टर निकालो। ये वेक्टर निकालने का काम कैसे होगा ये देख लो। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, इस बॉडी में जो मास है बॉडी का कितना है? 5 kg का मास है। ये देखो, तो अगर मास 5 kg है, नेट एक्सेलरेशन 10 है, तो फिर नेट फोर्स कितनी है? 50, क्योंकि 5 kg का मास इंटू 10 क्या है? 50। तो नेट फोर्स 50 है, यानी कि F1 का एंड F2 का रिजल्टेंट कितना है? 50 है। क्या स्टेप क्लियर है? इनका रिजल्टेंट 50 है। तो ये जो वेक्टर आएगा इसको कैसे लिखेंगे? ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला 50 इंटू कॉस थीटा, दूसरा 50 इंटू साइन थीटा। तो यानी कि ये जो वेक्टर आएगा F12 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 इंटू कॉस थीटा आई कैप एंड 50 इंटू साइन थीटा जे कैप। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कंपोनेंट्स ले लिए हमने पहले नेट फोर्स निकाली जो कि 50 है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स F1 F2 का रिजल्टेंट है, तो मैंने इसके कंपोनेंट्स ले लिए। तो F12 वेक्टर की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके इक्वल है, इसके अंदर F12 वेक्टर। तो फिर बोलो F3 वेक्टर क्या होगा जो हमने निकालना है? F3 वेक्टर इसका नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा? -50 इंटू कॉस थीटा आई कैप एंड 50 इंटू साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? यहां से उठाओ साइन थीटा कितना? 4/5 पुट करो, 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो कितनी? 3/5। आंसर मार्क कर लो। कितने लोगों को ये पता लग गया कि आंसर ए और सी नहीं है? शक्ल देखते ही, मतलब क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए पता लग गया था। कैसे? क्योंकि F3 वेक्टर इस तरफ था, यानी कि नेगेटिव x में नेगेटिव y में। 50-50 लाइफ लाइन है। और क्या चाहिए? देखो उड़ गए दो ऑप्शन, दोनों में से एक आंसर है। और क्या चाहिए बताओ? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि इसके अंदर आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे और कंपोनेंट से पता लग रहा है कि आपका नेट वेक्टर कहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे होगा? ऑप्शन मार्क कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है चेक करो, पुट करो। 3/5 4/5 बी। ओके, बी आंसर है सही। मेथड क्लियर है कि क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है? तो ये ना आपने जेई मेंस में वेक्टर के अंदर भी देखा था मैंने, एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे थे। कोई ऐसे 3 वेक्टर देता है, वो उसका y कॉम्पोनेंट 0 कर दो, x 0 कर दो, कुछ भी ऐसे नई नई चीज़ें 3 वेक्टर में पूछता रहता है। तो आज एक स्टूडेंट ने नीट के भी कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा कि आया हुआ था, सेम तो नहीं, मिलता जुलता। बट पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि क्या लॉजिक क्या लगेगा इसमें? तो इसकी नेगेटिव वैल्यू निकाल लेना, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है ये लो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या आंसर है? ओके, ट्राइंगल लॉ लगेगा एक। आंसर क्या मार्क करते हो इसका? अनचेंज्ड। ऐसा तुम्हें कैसे पता लगा अनचेंज्ड है? क्योंकि ओके सही है,
ट्राइंगल लॉ करंट लग नहीं सकता, लेकिन ट्राइंगल लॉ नहीं लग सकता वो कह रहे हैं। इसमें ऑर्डर उल्टा नहीं है किसी का एक वेक्टर का। कैसे है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उल्टा वेक्टर क्लोज तो कोई कर नहीं रहा। ट्राइंगल लॉ तो नहीं लगता इस पे ट्राइंगल लॉ लग रहा है। ट्राइंगल लॉ के लिए एक साइड क्लोजिंग साइड चाहिए, एक साइड क्लोजिंग साइड चाहिए, तो पैरेललोग्राम लगा दे। ट्राइंगल लॉ नहीं लग रहा, पैरेललोग्राम कैसे लगेगा, ऐसे नहीं कह सकते तुम। अच्छा, ये तो कम से कम मानते हो कि अगर ट्राइंगल गिवन है तो ट्राइंगल लॉ लगना तो चाहिए, ये तो ट्राइंगल को दे रहा है यार, ये तो लॉजिक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन है कि एक ना बॉडी है, उस पे ये तीन फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही है साइमल्टेनियसली, तो बताओ उसकी स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। इकट्ठी लग रही है, तो मेरे माइंड में भी ये आया, मैं ट्राइंगल लॉ लगा दूँ। ए एफ मान लेता हूँ, ये F1 वेक्टर है, मान लेते हैं ये F2 वेक्टर है, और मान लो F3। सोचा ट्राइंगल लॉ लगाऊं, पर लगा नहीं क्योंकि सब कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए एक साइड क्लोजिंग होनी चाहिए, चलो मेरा मन किया अब तो लगाना ही है, तो मैंने इस वेक्टर को उल्टा मान लिया है नहीं, उल्टा कर लिया। लेकिन रूल है वेक्टर में, अगर तुमने एक वेक्टर उल्टा किया तो साइन माइनस लगाना पड़ेगा, अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, मैं F3 वेक्टर को माइनस भी तो दे रहा हूं, तो माइनस का मतलब है नेगेटिव वेक्टर है, उल्टा कर दिया, अब लगेगा ट्राइंगल लॉ। लगेगा कैसे, इसके अंदर ये वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर जा रहा है, और ये क्लोजिंग साइड है, तो माइनस F3 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, F1 वेक्टर का एंड F2 वेक्टर का। तो एक काम करो, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर चेक करो, क्या आएगा, 0। इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, तीनों को मिला के 0। और नेट फोर्स होती क्या है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेट क्या आएगी, 0। इसका मतलब वेलोसिटी v विल रिमेन अनचेंज, आंसर अनचेंज है इसका। तो मैथमेटिकल लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल लॉजिक है इसमें। तो ट्राइंगल लॉ लग नहीं रहा था, मैंने एक वेक्टर को उल्टा करके उसको माइनस साइन कर दिया, अब लग जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसे तीन वेक्टर कॉन्टिन्यूस गिवन हो, तो आप एक वेक्टर उल्टा कर लो, कोई मर्जी एक कर लो, उसको माइनस दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये इसका आंसर है, कोई डाउट इसमें। तो वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, ये बात पक्की है। ठीक है, ठीक है। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और हेलीकॉप्टर में कुल मिला के तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कितनी, ग्रेविटेशनल, ड्रैग और रोटर की फोर्स है। ओके, ये रहा हेलीकॉप्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानते हो, बोलो। ये ए सही है, बन सकती है ए, हाँ या ना। कितने लोग नहीं बोलते हैं, और क्यों नहीं, बिल्कुल रूल आउट क्यों, ड्रैग लगाया ही नहीं, हवा का ड्रैग फ्रिक्शनल फोर्स लगाई नहीं, तो एक वेक्टर उड़ा गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। ड्रैग वेक्टर ही छोड़ गया, तीन वेक्टर तो होने चाहिए, तो छोड़ दो इसे। चलो ये बनती है, इसमें तीनों है, रादर इसमें तो एक फ्री भी है एम ए ड्रैग, हाँ ये भी सही है। अगर हेलीकॉप्टर राइट जा रहा है तो ड्रैग उल्टी साइड पे लगेगा, हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन में ड्रैग नहीं लग सकता, फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट लगती है, गलत, ए और बी नहीं हो सकते, सही। क्या लगता है, सी, डी। कितने लोगों को डी लगता है, कितने को सी लगता है, और सी वालों को डी क्यों नहीं लगता, क्योंकि एम ए तो है आगे। नहीं, हेलीकॉप्टर तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या है, तो ए कहाँ है, ए तो है ही नहीं, ए 0 कहाँ है, ए है ही नहीं। ये रहे तीन वेक्टर भाई, ये रहे तीन वेक्टर, ये रहा एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, ये रहे तीन वेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आंसर। और वैसे भी एम ए वेक्टर तो बनता ही नहीं, एम ए वेक्टर। तुम्हें एक बात बताओ, कोई, चलो मैं कहता हूँ जी एक्सेलरेशन है, चलो एक मिनट के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, अब बोलो क्या बनेगा डायग्राम, ये बनेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है तो ड्रैग पीछे है, रोटर इधर है, ग्रेविटेशनल इधर है, चौथा वेक्टर एम ए है, तो क्या करूं, चार वेक्टर का रिजल्टेंट लूं और फिर नई एक्सेलरेशन ए निकालूं, नहीं। एम ए वेक्टर बनाता कौन है, मुझे एक बात बताओ,
हमने कितने क्वेश्चन किए, जैसे ये देखो, ये पुली है, हमने क्या बोला, 2 ब्लॉक्स हैं, ये टेंशन है, ये mg है, मैंने क्या बोला, अगर ये ऊपर जा रही है तो t माइनस mg इज ma, हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम बोलते हैं इन दोनों को माइनस करके जो नया आंसर आएगा वो ma होगा। हम ऐसे तो नहीं बोलते ये t ये mg तो ये ma, तो फिर t प्लस ma इज माइनस mg। ma का वेक्टर बनाता कौन है, ma का वेक्टर तो बनता ही नहीं, ma का वेक्टर सिर्फ एक बार बनता है, एक ही क्वेश्चन में बनता है, किसमें, सूडो फोर्स, जिसमें क्या लगती है, सूडो फोर्स, उसमें लगता है ma वेक्टर, वैसे थोड़ा ना ma लगता है। हाँ, अगर वो मुझे ये कहता कि a वेक्टर इस तरफ है, वो भी अलग से इसके साथ ना ड्रॉ करता, ऐसे ही बोलता कि a वेक्टर इस तरफ है, मैं समझ पाता, क्योंकि 4 वेक्टर बन गए और ma वेक्टर रिजल्टेंट होना चाहिए इन सब का। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ma वेक्टर सूडो फोर्स तो इसमें लगेगी नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसके ऊपर खुद तो ना सूडो फोर्स लगेगी, और इस क्वेश्चन में तो वैसे मैंने बता ही दिया कि वेलोसिटी वेक्टर है ही कांस्टेंट है, ए का वेक्टर बनाने का मतलब ही नहीं है, तो आपका मतलब ही सीख है, सिर्फ बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, वैसे बता देता हूं, इन तीनों का जो नया वेक्टर बनेगा वो ma वेक्टर होगा, इन तीनों को सॉल्व करके जो चौथा वेक्टर आएगा वो इनके साथ नहीं बनेगा, वो अलग से बनेगा और वो ma वेक्टर होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी। क्लियर है? इस क्वेश्चन में ये हमने कर लिया, आज वही सेम क्वेश्चन था, एक बार फोर्स राइट है, एक बार फोर्स लेफ्ट है, ये होमवर्क नोट करो, सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क नोट करना है। बस मुझे ये बता दो इसमें करना क्या है, इसमें ये बताना है कि 3 फिगर में किस में टेंशन बड़ी है और किस में टेंशन छोटी है। पहली वाली फिगर में टेंशन होगी क्या, बता दो, बोलो, पहली फिगर में टेंशन क्या होगी, ये मूव कर रहा है कि नहीं, बना हुआ है, नहीं मूव कर रहा, नहीं मूव कर रहा तो t इज इक्वल टू 2g, बात खत्म। फिर दूसरे में इसको एक्सेलरेशन देना, ये t, ये 2g, ये t और ये t, तो इसकी इक्वेशन 2g माइनस t इज ma और ऐसे t इज इक्वल टू ma। फिर ऐसे इसको भी एक्सेलरेशन देना, तो एक बार टेंशन इसमें निकालना, एक बार टेंशन इसमें निकालना, एक बार टेंशन इसमें निकालना, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसमें तो 2g है, इसमें एक्सेलरेशन के साथ करना और फिर मार्क करना किसकी टेंशन बड़ी और किसकी टेंशन छोटी है। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है? तो जस्ट मेथड बता सकता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 न्यूटन आ रहा है। मुझे ये बताओ कि एक रस्सी एक टेंशन, तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, टी एंड टी, इसमें डायग्राम क्या बनेगा, टी एंड टी, इसमें डायग्राम क्या बनेगा, टी एंड टी। क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, हाँ, एक्सेलरेशन है क्या, टी, हाँ, ओ अच्छा 1g, 1 kg, राइट, तो 1g बनेगा रादर, यहाँ 1g, तो यहाँ बनाओ 1g। अब क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1g माइनस टी इज 1a, और इसकी क्या बनेगी, t इज इक्वल टू 1a। आ रहा है आंसर, चेक करना, t का कितना, 5 आ रहा है, वेरीफाई कर दो, आ रहा है, ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये आपके असाइनमेंट में नहीं है, आपके असाइनमेंट में नहीं है, जरा सॉल्व करना। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बोलो, इस पूरी रस्सी में टेंशन 1 होगी और इसमें कितनी होगी, 2t होगी, राइट। तो आंसर आया फिर आपका, कि कुछ और भी इसमें कॉन्सेप्ट है एक, t एंड 2t तो सही बोला आपने, आगे, और इसमें इसको नीचे खींच रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, क्या माने, a/2, जहाँ टेंशन डबल है वहाँ एक्सेलरेशन हाफ है, ये कॉन्सेप्ट लगा रहा है। देखो आपने इसे खींचा हुआ, इधर एक्सेलरेशन ऑफ a, पर जहाँ टेंशन डबल होगी, ये देखो इसमें तो t है,
जहां टेंशन डबल होगी वहां एक्सलेशन फिर ऊपर आने की हाफ है, क्योंकि रस्सी फोल्ड हो रखी है। ये बस कॉन्सेप्ट है इसमें। नॉर्मली लोग गलती कर देते हैं, वो ए लेके सोल्व कर देंगे, भूल जाते हैं कि यहाँ टेंशन डबल है, एक्सलेशन वहाँ हाफ है। तो कभी भी मूविंग पुली के नीचे मास लगाओ वहाँ तो हमेशा ही एक्सलेशन हाफ होती है, जैसे लास्ट टाइम किया था। बस हो गया सॉल्व। ये ऊपर जा रहा है तो 2t माइनस एम जी इज एम इंटू ए बाई टू। और इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, अगर यह मास नहीं लगा हुआ तो यही फोर्स और टेंशन बराबर हो जाती है। नहीं तो चलो करके देख लो, 2mg माइनस टी इज मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ तो मासलेस है, मास है ही नहीं, तो क्या आएगा 0। तो t और t किसके इक्वल हो जाएगा 2mg। तो t को 2mg पुट कर देना और सॉल्व कर लो। यहाँ से a आएगा, लेकिन आंसर में a को a/2 करके आना है, क्योंकि आपको ब्लॉक की एक्सलेशन पूछी है। तो पहली इक्वेशन आपने ये बनानी है। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी 2t माइनस एम जी, ये बनेगी इज इक्वल टू m इंटू ए बाई टू, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ से ऐसे कर सकते हो 2mg माइनस टी नेट फोर्स इज मास तो है ही नहीं, मास तो है ही नहीं इसका, तो t किसके इक्वल है 2mg। यहाँ पुट कर देना, a निकाल लेना, a को आधा कर देना, a/2 आ जाएगा। सही है। कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव 15 में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन विच इज गोइंग टू स्टॉप ऑन द रेलवे स्टेशन एम्स एन एप्पल एमिंग एट द टॉप ओपन एंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो हिज हैंड्स। वो कह रहा है कि एक बंदा ना एक ट्रेन के ऊपर बर्थ पे बैठा है, एप्पल गिर रहा है, अपने नीचे कोई दोस्त बैठा है उसको एप्पल गिर रहा है, ट्रेन रुक रही है, एप्पल कहाँ गिरेगा? इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन की ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों? क्या लगेगी? सूडो फोर्स। मतलब जब ट्रेन रुक रही है तो सूडो फोर्स पीछे। अच्छा एप्पल छोड़ो यार, तुम पहले खुद खड़े हो जाओ, पहले अपने ऊपर देख लो। ट्रेन अगर चली तो मैं कहाँ गिरूंगा? पीछे। ट्रेन रुकी मैं कहाँ गिरूंगा? तो फिर एप्पल पीछे को गिरेगा भाई। एप्पल भी तो आपकी कहानी फॉलो कर रहा है। तो जब ट्रेन एक्सेलरेट करती है सूडो फोर्स पीछे है, जब ट्रेन रिटार्ड करती है तो सूडो फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन है, ऑपोजिट। काम आप अपने आप को सोच लो, एप्पल नहीं सोच सकते अपने आप कहाँ गिरोगे? आप आगे गिरोगे ना, तो एप्पल भी आगे गिरेगा। तो आंसर मार्क कर लेना, इसका बी ऑप्शन है, अवे इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन गिरेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ये ट्रेन अगर आगे रुक रही है और रिटार्ड कर रही है, कैसे? ट्रेन के अंदर वो एप्पल है, वो एप्पल पे आगे की तरफ सूडो फोर्स है, तो ऐसे तो गिरना ही नहीं ना, वो तो ऐसे गिरेगा ना आगे की तरफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन गिरेगा, ट्रेन की डायरेक्शन में जाके गिरेगा। मतलब सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में ना यार नेग्लेक्ट अफेक्ट ऑफ एयर, तो आंसर आ पाएगा, तो आंसर नहीं आएगा। एयर नहीं लेनी आपने, एक्सेलरेट कर रही है आगे, चलना नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट में भी चल सकती है। हाँ ले इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? पड़ोसी को ले जाओ, उसको गाड़ी में बैठा मुझे, और तू ब्रेक मार। तो ब्रेक मारते तुम कहाँ गिरोगे? आगे, स्टीयरिंग के ऊपर गिरोगे। तो कार भी कहाँ जा रही है? आगे रुक रही है, तुम भी आगे गिरे। तुम ये तो नहीं कह सकते भाई वैसे तो कार आगे जा रही है, मेरे को तो पीछे गिरना चाहिए। नहीं गिर पाओगे। ब्रेक में तो इनर्शिया है भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन है, आगे गिरेगा ही गिरेगा। अगर एक कार के अंदर आप एक बॉल को ऊपर फेंके, चलती कार है ना, और ये कार चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, नो सूडो फोर्स, कोई सूडो फोर्स नहीं है, तो बॉल आपके हाथ में आगे गिरेगी। देखो आप हवा मत लेना, हवा से पीछे गिर सकती है। तो ऊपर गिरा बॉल आपके हाथ, मुझे एक बात बताओ, हाथ में क्यों गिरेगी यार?
कार चल रही है 100 की स्पीड में चल रही है, हवा नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं, तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, यार बॉल जब तक नीचे आएगी मेरी कार तो नीचे निकल जाएगी। बॉल की वेलोसिटी, जब कार की स्पीड 100 है ना तो मेरी स्पीड भी 100 है और बॉल की स्पीड भी 100 है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 100 है, एक्स एक्सिस में 100 है। तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, उसे नीचे तो आना है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, उसकी एक्स की वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी चेंज करने के लिए हवा है नहीं, ग्रेविटी है नहीं, प्रोजेक्टाइल की तरह एक्स में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो एक्स की वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो वाई एक्सिस में तो वो वापस आएगी, लेकिन वो कार की वेलोसिटी अगर 100 है तो बॉल की वेलोसिटी भी आगे की तरफ 100 ही रहेगी, इसलिए वो हाथ में ही वापस आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं सी पॉइंट से रस्सी को खींचूं तो वो कहां से टूटेगी? ए से, ए बी से टूटेगी, क्योंकि टेंशन सबसे ज्यादा ऊपर होती है। ये बुलेट वाली प्रॉब्लम है। मशीन गन इज माउंटेड ऑन 2000 kg कार on a horizontal frictionless surface. At some instant, gun fires bullet 10 ग्राम का मास है with a velocity of 500. बुलेट की स्पीड 500 है, एक बुलेट का मास 10 ग्राम है। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड इज 10। एवरेज थ्रस्ट या फोर्स क्या है? लास्ट टाइम याद है, पानी बाहर निकले, हवा बाहर निकले या गोलियां बाहर निकले, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है, क्या? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। में जब कोई सिस्टम में मास चेंज होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या लगता है? V इंटू डी एम बाई डी टी। करवाया था लास्ट टाइम, लिखा था आपने। बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 500, बुलेट का, एक बुलेट का मास क्या है? 10 ग्राम, और ऐसी कितनी बुलेट्स हैं? 10। और कितनी देर में चलती हैं 10 बुलेट्स? 1 सेकेंड में, तो टाइम की जगह 1। आंसर फोर्स आ गया। तो बुलेट वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे होगा। लास्ट टाइम किया था हमने, याद आ रहा है? सब्जेक्टिव शीट में हमने किया था ये। तो बुलेट वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे होगा। तो जो टोटल मास लेना है बुलेट्स का, वो एक बुलेट का मास इनटू टोटल बुलेट से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? किया था ना आपके बैच में, ये सब्जेक्टिव शीट में था लास्ट टाइम वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये कैसे की है? कोई डाउट इसमें? जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस इसमें वो फोर्स दे रहा है और नंबर ऑफ बुलेट्स पूछ रहा है। जैसे मशीन गन है, 40 ग्राम की बुलेट है, वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने अभी आपको लिखवाया फोर्स का फॉर्मूला बुलेट वाले क्वेश्चन में ये है। आपको फोर्स गिवन है, आपको बुलेट की वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी? 12। मास ऑफ बुलेट कितना है? 40 ग्राम, ये रहा। और नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? n बाई टाइम। आपको क्या निकालना है? कितनी बुलेट्स पर सेकेंड चल रही हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर n निकाल, n अपॉन टी निकाल लेना, नंबर ऑफ बुलेट्स जो एक सेकेंड में चल रही हैं, क्रॉस, सेम चीज है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? सेम ही तो प्रॉब्लम है। पिछले क्वेश्चन में फोर्स पूछी, नंबर ऑफ बुलेट्स दे दी, इस बार नंबर ऑफ बुलेट्स पूछ ली। अगर पर सेकंड का चक्कर है ना, कोई बात नहीं, तुम टाइम को 1 पुट कर दो, पर सेकंड का मतलब टाइम को 1 पुट कर दो, n आ जाएगा, ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है इसमें? तो सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है इसमें। और ये क्वेश्चन को देखना प्लीज। मास आपको गिवन है, मेरे को इस चीज का आंसर देना। मास गिवन है, एक्स-टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। तो 2 सेकेंड पे कह रहे हैं इम्पल्स क्या है? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इस क्वेश्चन में फोर्स निकलेगी? निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी निकल पाएगी, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो इम्पल्स निकालने का दूसरा तरीका क्या था? चेंज इन मोमेंट, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम एंड चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इम्पल्स आ जाएगा। मास आपको गिवन है, आपको इम्पल्स कहाँ निकालना है? 2 सेकेंड पे। ठीक, 2 सेकेंड से पहले वेलोसिटी क्या है बोलो? स्लोप निकाल दो। ये 4 है और ये 2 है, तो बोलो वेलोसिटी क्या है? v1 क्या है? 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्लोप क्या है?
0, तो वेलोसिटी क्या है 0 पुट कर दो, v2 0 और v1 की जगह 2, आंसर आ गया इम्पल्स। तो कभी भी ग्राफ से इम्पल्स निकालना हो तो वेलोसिटीज निकाल लो और चेंज इन मोमेंटम आपको क्या देगा, इम्पल्स। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। तो इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, तो 2 सेकंड के ऊपर इम्पल्स पूछ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। कितने लोगों को ये समझ में आता है देखते हुए कि ए और बी आंसर नहीं है? 50-50 लाइफलाइन मिलती है इस पे, कैसे, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी 0 होने वाली है, बॉल रुकने वाली है, रिटार्डेशन है, और जब बॉल रुकती है वेलोसिटी 0 हो जाती है या कम हो जाती है तो इम्पल्स नेगेटिव होता है। वेलोसिटी बढ़ती है, इम्पल्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी रुकती है या कम होती है तो इम्पल्स नेगेटिव है। तो 2 नेगेटिव आंसर हो सकता है, पॉजिटिव तो होएगा भी नहीं वैसे भी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 50-50 लाइफलाइन बहुत बड़ी होती है यार, कम नहीं होती, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने हैं। ठीक है, और ठीक है, ये 2 क्वेश्चन फटाफट से इसको, ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई बात नहीं।